हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा। आप लोगों को नेटवर्क एनालिसिस की या सर्किट सॉल्व करने की बहुत सारी मेथड्स मैं पढ़ाने वाली हूँ, जिसमें से अभी नेक्स्ट मेथड जो कंसिडर कर रही हूँ वो मैं मेश एनालिसिस कर रही हूँ। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ लिया है वो कौन कौन सी है। एक तो हमने केवीएल पढ़ा, केसीएल पढ़ा, और फिर मैंने सर्किट रिडक्शन भी बताया था आप लोगों को स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से। इसके साथ साथ मैंने आप लोगों को सीरीज कनेक्टेड रेजिस्टेंसेस को कैसे हैंडल करना है, पैरेलल कनेक्टेड रेजिस्टेंसेस को कैसे हैंडल करना है वो भी बताया था। और साथ में मैंने आप लोगों को सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन बताया, स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन बताया। तो इतने सारे टूल्स और इतनी सारी मेथड्स को लेके हमें सर्किट को सॉल्व करते बनना चाहिए, क्योंकि हमारे पास वेराइटीज ऑफ मेथड्स, रूल्स और लॉज अवेलेबल है, और आगे जाके बहुत सारी थ्योरम्स भी हम पढ़ेंगे जो कि हमें अवेलेबल रहेगी सर्किट को सॉल्व करने की। ये मेथड मुझे बहुत बढ़िया लगती है। मेरे सामने कोई भी सर्किट अगर आता है और कहा जाता है कि अपने मन से सॉल्व करो, तो सबसे पहले मैं प्रेफर करती हूँ मेश एनालिसिस से सॉल्व करना ही, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है किसी भी टाइप का सर्किट मेश एनालिसिस से सॉल्व हो सकता है, कहीं कोई रुकावट आती ही नहीं है। आप लोगों को मैं इससे रिलेटेड और बहुत सारे वर्जन्स या इसमें क्या क्या सर्किट में नया ऐड हो तो मेश एनालिसिस कैसे अप्लाई करना, ये सब बताने वाली हूँ। तो आपको बहुत बढ़िया मज़ेदार लगेगा ये टॉपिक। जैसा कि मैंने बताया, मेश एनालिसिस जो है वो केवीएल का ही अपग्रेडेड वर्जन है, और केवीएल का हमारा कंक्लूजन जो था कि जितनी नंबर ऑफ विंडोज होती उतने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमारे आते हैं, और वो करंट वेरिएबल्स ही आती किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ की इक्वेशंस लिखने में एक्चुअली। तो यहाँ पर कितनी, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में मैंने कितनी विंडोज ले रही हूँ, 2 विंडोज। मतलब ये मेरा पूरा मेश है, ये लूप्स का जाल है, ये कंपोनेंट्स का, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का जाल है, जिसमें मुझे कितने क्लोज पाथ्स मिल रहे हैं, लूप्स मिल रहे हैं 2। ठीक है, अब यहाँ पर हम ब्रांच करंट्स नहीं एज्यूम करते, यहाँ पर हम लूप करंट्स एज्यूम करते हैं। लूप करंट्स का मतलब होता है कि इस लूप में बहने वाला एक कॉमन क्वांटिटी करंट की। अगर मैं एग्जांपल लूँ कि I1 की वैल्यू अगर 2 एम्पियर से, मतलब यहाँ से बहने वाला 2 एम्पियर है, यहाँ से बहने वाला 2 एम्पियर है, और यहाँ से बहने वाला 2 एम्पियर तो है ही, और पड़ोस वाले करंट, लूप करंट की वजह से एक और क्वांटिटी हो सकती है। तो हो सकता है R2 से बहने वाला करंट 2 एम्पियर्स प्लस समथिंग हो, या 2 एम्पियर्स माइनस समथिंग हो। हम एल्जेब्रिकली ले सकते हैं करंट इस तरीके से। तो यहाँ पर मैं या तो लूप करंट एज्यूम कर रही हूँ, जिसे कहते हैं मेश करंट, या उसे मैं कह सकती हूँ सर्कुलेटरी करंट, या फिर मैं कॉमन करंट भी बोल सकती हूँ, क्योंकि I1 या I2 अपने अपने लूप में सारे कंपोनेंट से बहने वाला एक कॉमन क्वांटिटी का करंट है। ठीक है, अब ये भी कहूँ कि ब्रांच करंट्स जो है वो या तो लूप करंट्स के बराबर भी हो सकते, नहीं भी हो सकते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पर मेश इक्वेशन डिराइव करने की कोशिश करेंगे। तो हमने सारे लूप करंट सारी विंडोज में एज्यूम कर लिए। तो यहाँ पर मैंने I1 एज्यूम किया है। डायरेक्शन में I1 की कुछ भी ले सकती हूँ, चाहे ऐसे या ऐसे, वो मुझ पे डिपेंड करता है। ऐसे भी ले सकती हूँ, ऐसे भी ले सकती हूँ, कुछ भी ले सकते। अगर हमारे करंट्स की डायरेक्शन का एजम्पशन अगर रॉन्ग होगा तो आंसर में ऑटोमेटिक माइनस साइन आ जाएगा। और एक बार सर्किट सॉल्व कर ले हम इन लूप करंट्स की मदद से, और इनकी वैल्यूज अगर हमें पता चल जाती है, तो हम सर्किट के बारे में किसी भी कंपोनेंट से रिलेटेड कुछ भी पता कर सकते हैं। कुछ भी मतलब हमें क्या क्या पता करना रहता है सर्किट एनालिसिस में, हमें ब्रांच करंट्स पता करने रहते हैं, हमें वोल्टेजेस कंपोनेंट्स के अक्रॉस के पता करने रहते हैं, हमें पावर पता करनी रहती है, पावर डिसिपेशन या पावर डिलीवर्ड बाय द सोर्स, हमें कुछ भी पता करना रह सकता है अगर हमें I1 और I2 पता चल जाए तो अब जितनी लूप्स थे उतने वेरिएबल्स हो गए। कौन कौन से वेरिएबल हो गए, I1 I2, और ऑब्जर्व किया होगा केवीएल इक्वेशंस में भी हमारे वेरिएबल्स क्या रहते थे, I1 I2 रहते थे। तो जितनी नंबर ऑफ विंडोज उतने नंबर ऑफ वेरिएबल्स। अब हम केवीएल इक्वेशन लिखते हैं, क्योंकि बेस क्या है मेश एनालिसिस का, केवीएल। तो सबसे पहले मैं आपको केवीएल इक्वेशन ही लिख के बताऊंगी, और उसी से मैं एक फॉर्मूला डिराइव करूंगी। उस फॉर्मूले को मैं मेश फॉर्मूला बोलूंगी या मेश एनालिसिस का फॉर्मूला बोलूंगी। तो आप इस तरीके से फिर किसी भी टाइप के सम को सॉल्व कर सकते हैं और कुछ भी पता कर सकते हैं सर्किट एनालिसिस में मेश एनालिसिस की मदद से। चलिए अब मैं एक चीज और भी क्लियर कर दूं कि यहाँ पे
I1 करंट यहाँ से बह रहा है, यहाँ से बह रहा है, यहाँ से बह रहा है, मतलब I1 की डायरेक्शन में कैसी एज्यूम कर रही हूँ, क्लॉकवाइज एज्यूम कर रही हूँ। तो यहाँ पर वोल्टेज सोर्स से I1 डिलीवर्ड हो रहा है, इस रेजिस्टेंस में I1 लेफ्ट टू राइट बह रहा है, और R2 में ऊपर से नीचे की तरफ I1 बह रहा है। अगर नेबरिंग लूप को देखूं तो I2 तीनों में बह रहा है, नीचे से ऊपर R2 में I2 बह रहा है। तो I1 जो बह रहा है रेजिस्टेंस R2 में वो ऊपर से नीचे है, और I2 जो है वो नीचे से ऊपर है। तो देखकर ही समझ में आ रहा है कि R2 में एक्चुअली दोनों का सब्ट्रैक्शन बह रहा है। यही बात अभी मैंने 1 एम्पियर वाले 2 एम्पियर वाले I1 की वैल्यू के एग्जाम्पल के साथ आपको बताई थी। तो आप वापस से रिवर्स में रिवाइंड करके आप देख सकते हैं कि मैं क्या बोल रही थी। पर यहाँ पर इंटरमीडिएट में दोनों करंट्स का सब्ट्रैक्शन बह रहा है। क्यों ऐसा? क्योंकि मैंने I1 I2 की डायरेक्शन इसी तरीके से एज्यूम की है। अगर मेरे I2 की डायरेक्शन ये वाली ना होकर ये होती तो क्या होता? रेजिस्टेंस में से करंट I2 भी कैसा बह रहा होता? ऐसे ही। तो टोटल रेजिस्टेंस R2 में बहने वाला करंट कितना हो जाता? I1 प्लस I2। तो ये मेरी मर्जी है कि मैं I1 को कैसे बहा रही हूँ और I2 को कैसे बहा रही हूँ, और आंसर मेरी एजम्पशंस अगर करेक्ट है तो आंसर पॉजिटिव आएगा, और मेरे एजम्पशंस गलत है तो आंसर निगेटिव आ जाएगा। चलिए अब हम डिराइव कर लेते हैं कि मेश इक्वेशन आखिर होती क्या है, कि इतनी देर से मैं बोले जा रही हूँ केवीएल इक्वेशन। तो मैं क्या करूँगी, केवीएल इक्वेशन सबसे पहले इन पर लिखूंगी मैं। सबसे पहला स्टेप मेरा ये होता है मेश एनालिसिस का कि हम लूप करंट्स एज्यूम कर लेते। ठीक है, हमने कर लिया। जैसे ही लूप करंट आप एज्यूम करेंगे तो उस लूप करंट के अकॉर्डिंग जिस लूप पर मुझे केवीएल इक्वेशन लिखनी है उस लूप के सारे कंपोनेंट्स के अक्रॉस प्लस माइनस पोलैरिटी लगा देंगे। मैंने क्या लॉजिक बताया था प्रीवियस वीडियोस में जब केवीएल केसीएल पढ़ाया था, कि जिस तरफ से करंट कंपोनेंट में एंटर होता है उधर हम प्लस दे देते हैं और दूसरी तरफ हम क्या देते हैं? माइनस। तो यहाँ पर ये I1 जो है इसका प्लस माइनस तो दिख ही रहा है क्योंकि सोर्स है। सोर्स का ये बड़ा बार प्लस की तरफ होता है और छोटा बार माइनस की तरफ होता है। R1 में करंट कैसे एंटर कर रहा है? I1 ऐसे एंटर कर रहा है, तो प्लस यहाँ होगा माइनस यहाँ होगा। R2 में कैसे एंटर कर रहा है? प्लस ऊपर है माइनस नीचे। तो ठीक है, इस तरीके से हम मेश एनालिसिस में सबसे पहले लूप करंट एज्यूम कर लेते हैं। और अभी मैं मेश इक्वेशन डिराइव करने के लिए बस आगे कभी नहीं करूंगी, सिर्फ मेश इक्वेशन डिराइव करने के लिए मैं प्लस माइनस साइन अभी लगा ले रही हूं। इसके बाद मैं मेश एनालिसिस में कभी भी प्लस माइनस पोलैरिटी नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मेरे पास तो एक फॉर्मूला आ जाएगा, उस फॉर्मूले के बेसिस पर मैं सीधे सीधे मेश इक्वेशन लिख लूंगी। चलिए, तो यहाँ पर केवीएल इक्वेशन मुझे लिखनी है। लूप करंट मैंने एज्यूम कर लिया, फिर मैंने प्लस माइनस पोलैरिटी लगा ली। अब मैं केवीएल इक्वेशन लिख रही हूँ सबसे पहले। तो हम क्या करते हैं, केवीएल इक्वेशन कैसे लिखते हैं? एक पॉइंट से चलना शुरू करते हैं, पूरे लूप को ट्रेस करते हैं और उसके बाद उसी पॉइंट पर आते हैं। तो मैं ऐसे ट्रेस कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ से V को ट्रेस करते हुए ऊपर तक गई, मैं V के पॉजिटिव पोलैरिटी की तरफ जा रही हूँ तो प्लस V लिख रही हूँ, मतलब कोई साइन नहीं लगा है, प्लस V। फिर मैं R1 के माइनस की तरफ जा रही हूँ, तो R1 के अक्रॉस का ड्रॉप I1 R1 है तो माइनस I1 R1 लिख दिया। फिर मैं R2 के माइनस की तरफ जा रही हूँ तो मैं माइनस लिख रही हूँ, पर मैं R2 इंटू I1 नहीं लिखूंगी, क्योंकि R2 से बहने वाला एक्चुअल करंट मुझे अलजेब्रिक सम ऑफ I1 I2 मिलेगा, जैसा कि अभी मैंने यहाँ बताया था आप लोगों को। तो R2 में अभी जैसा मैंने यहाँ ड्रॉ किया था फिर से ड्रॉ कर देती हूँ। I1 ऐसे बह रहा है, I2 ऐसे बह रहा है, देखिए ना आप, ऐसे I1 बह रहा है और I2 ऐसे बह रहा है, मतलब ऊपर से नीचे I1 आ रहा है, नीचे से ऊपर I2, दोनों सब्ट्रैक्टिव मैनर में हैं। तो मुझे नेट करंट कितना मिल रहा है? I1 माइनस I2। और मैं I1 को बड़ा इसलिए मानकर चल रही हूं क्योंकि अभी मैं केवीएल इक्वेशन लिख रही हूं इस लूप पर। मैं I1 को बड़ा मान के चल रही हूँ और मैं केवीएल इक्वेशन लिख रही हूँ इस लूप पर। तो अब
इसके अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप, मैं ऊपर से नीचे आ रही हूं तो इसके माइनस की तरफ जा रही हूं, तो वोल्टेज ड्रॉप R2 इंटू I1 माइनस I2 होगा। माइनस साइन माइनस की तरफ जा रहा है इसलिए ड्रॉप कितना है R2 इंटू I1। तो ये पूरा मेरी केवीएल इक्वेशन इक्वल टू 0 करके हो जाएगी। तो ये जो इक्वेशन हमें मिल गई, अब मैं माइनस साइन वाली टर्म्स को उस तरफ ले जाती हूँ, RHS बना देती हूँ। तो LHS में मेरा V है इक्वल टू RHS में मेरे पास R1 I1 प्लस R2 I1 माइनस I2 ये आया। मैंने इसे ओपन कर दिया तो एक टर्म R1 I1 की आई, एक R2 I1 की आई और एक माइनस R2 I2 की आई। अब मैंने I1 को कलेक्ट करके I1 कॉमन निकाल लिया और ब्रैकेट में R1 प्लस R2 लिख दिया और यहाँ पर मैंने माइनस R2 I2 लिख दिया और इक्वल टू V तो है ही, और यही मेरी मेश इक्वेशन है। मैं इसी को फॉर्मूला बनाने वाली हूँ। आगे से मैं किसी भी लूप में प्लस माइनस पोलैरिटी बिल्कुल नहीं लगाऊंगी, मैं सिर्फ और सिर्फ लूप करंट एज्यूम करूंगी और मेरा काम हो जाएगा। आपकी जो प्रॉब्लम्स रहती है ना केवीएल इक्वेशन में कि ब्रांच करंट से एज्यूम करो, प्लस माइनस पोलैरिटी लगाओ, फिर चल कर देखो कि हम प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं कि माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं, उस हिसाब से ये साइंस लगाओ, ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ता मेश एनालिसिस में। मेश इक्वेशन लिखना बहुत ही आसान है, मतलब जो जो प्रॉब्लम्स हमारी केवीएल इक्वेशन लिखने में आती है ना वो सब नल एंड वॉइड हो जाती है और यहाँ पे सीधे सीधे हम मेश इक्वेशन लिख देते हैं। अब मेश इक्वेशन, इसको मैं कैसे समझूं, मैं क्या इन्फरेंस निकाल लूं इस इक्वेशन से कि ये मेरे लिए फॉर्मूला बन जाए। अभी बोर्ड रब करके मैं पूरा फॉर्मूला डिटेल में यहाँ पर लिख दूंगी, अभी समझा दे रही हूँ, उस पर बेस्ड मैं सेकेंड लूप पर इक्वेशन भी लिख के बताऊंगी और बोर्ड रब करके मैं मेश इक्वेशन लिखने का फॉर्मूला डिफाइन कर दूंगी प्रॉपरली। अब ये मेश इक्वेशन का फॉर्मूला मैं कैसे समझूं, तो इक्वल टू के एक तरफ मतलब LHS साइड में आप सारे वोल्टेज सोर्सेस कंसिडर करते हैं। तो कितने वोल्टेज सोर्सेस है यहाँ पर, एक, कितनी क्वांटिटी है V। अब उसके सामने मैं प्लस साइन लगाऊं कि माइनस साइन लगाऊं, तो मैं ये चेकआउट करूंगी कि क्या इस वोल्टेज सोर्स के पॉजिटिव पोलैरिटी से लूप करंट, एज्यूम्ड लूप करंट निकलता हुआ लग रहा है कि इसकी नेगेटिव पोलैरिटी से निकलता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर मेरे कंसिडर्ड इसमें सर्किट में I1 मुझे V की पॉजिटिव पोलैरिटी से निकलता हुआ दिख रहा है, तो मैं प्लस V लिख दूंगी। लिख दिया प्लस V या मत V के सामने कोई साइन मत लगाओ, इट्स ओके। फिर मैं इक्वल टू लगाऊंगी ही लगाऊंगी और इक्वल टू के उस तरफ जिस लूप पर मेश इक्वेशन लिखना है उस लूप का लूप करंट लिख लो, एज्यूम लिख लिया। कुछ मत सोचो प्लस या माइनस साइन, सिर्फ करंट का क्वांटिटी लिख लो, लिख ली। अब ये I1 करंट जिन जिन रेजिस्टेंस से बह रहा है उन सारे रेजिस्टेंसेस का एडिशन कर लो, मतलब R1 प्लस R2 से बह रहा है तो उनका सबका एडिशन कर लिया। हो गई फर्स्ट टर्म आपकी ओवर। अब हम वो वाली टर्म सारी कंसिडर करेंगे, इस लूप के वो रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस के ड्रॉप्स कंसिडर करेंगे जो नेबरिंग करंट की वजह से हो रहे, ठीक है। तो ड्रॉप नेबरिंग करंट कितना बह रहा है R2 में, I1 के साथ साथ I2 बह रहा है, तो मेरा ड्रॉप क्या हो सकता है R2 I2, नेबरिंग करंट की वजह से मतलब I2 की वजह से R2 में होने वाला ड्रॉप R2 I2 होगा है। अब मैं R2 I2 की टर्म लिख लूंगी, अब मैं प्लस लगाऊं कि माइनस लगाऊं, तो इसका सिंपल सा लॉजिक है कि R2 में I1 की ही डायरेक्शन में I1 की ही डायरेक्शन में I2 बह रहा है क्या, मतलब I1 कैसे बह रहा है, ऊपर से नीचे, और I2 कैसे बह रहा है, नीचे से ऊपर, नहीं बह रहे सेम डायरेक्शन में, तो मैं क्या लगा दूंगी, माइनस साइन। तो नेबरिंग करंट्स की वजह से इंटरमीडिएट रेजिस्टेंसेस के ड्रॉप्स को प्लस या माइनस के साथ कंसिडर करने में हमें सोचना पड़ेगा कि क्या हमारा जिस लूप पर मेश इक्वेशन लिख रहे हैं उस लूप करंट के रिस्पेक्ट में इंटरमीडिएट कंपोनेंट में पड़ोस वाला करंट क्या सेम डायरेक्शन में बह रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में बह रहा है, और अभी कंसिडर्ड हालातों में अपोजिट में बह रहा है, तो मैं सीधे सीधे माइनस साइन I2 R2 लगा दूंगी। तो ये मेरा मेश इक्वेशन का फॉर्मूला हो गया है। मेश इक्वेशन फॉर्मूला ऐसे मैं बोल दूं,
ऐसे मैं बोल दूं मेश इक्वेशन फॉर्मूला। अब मैं मेश इक्वेशन का फॉर्मूला पूरे बोर्ड पर प्रॉपर तरीके से लिख दूंगी, आप उसे याद कर लीजिएगा। और किसी भी सर्किट में, चाहे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हो, कोई भी सर्किट हो, आप इसी तरीके से मेश इक्वेशन बनाना। अब मेश इक्वेशन मैं लिखने जा रही हूँ लूप 2 पर। अब मैं कोई केवीएल नहीं लिखूंगी, मैं कोई प्लस माइनस साइन नहीं लगाऊंगी। अब मेरे पास ये लूप है जिसमें से I2 करंट मैंने एज्यूम किया है, और ये लूप 3 रेजिस्टेंसेस से बन रहा है। अब मैं इक्वल टू के LHS में वोल्टेज सोर्स लिखूंगी। क्या इस लूप में कोई वोल्टेज सोर्स है? नहीं, तो मैं सीधे सीधे 0 लगा दूंगी। इक्वल टू मैं RHS में सबसे पहले इसी एज्यूम लूप करंट की टर्म को प्लस साइन के साथ लिख देती हूँ। जिस लूप पर मेश इक्वेशन लिख रहे होते हैं उसके लूप करंट के साथ हमेशा प्लस साइन ही देना है, तो हम क्या दे देंगे? प्लस साइन। और ये I2 जिस जिस रेजिस्टेंसेस में से बह रहा है सबके एडिशन को हम इसके साथ ब्रैकेट में लिख देंगे, R2 प्लस R3 प्लस R4। अब हम लिखेंगे नेबरिंग करंट। कौन से टर्म है नेबरिंग करंट की? R2I1। R2I1 लिख दिया, उसके आगे प्लस साइन होगा कि माइनस साइन होगा वो बताएगा। I2 नीचे से ऊपर बह रहा है, ये ऊपर से नीचे बह रहा है, मतलब I1 की डायरेक्शन R2 में से I2 के अपोजिट है, तो माइनस साइन लगा देंगे। हाँ, मैंने इस चीज का जरूर ध्यान रखा कि पहले I1 की टर्म लिखी, फिर I2 की, फिर आगे, मतलब मैं सीक्वेंस मेंटेन कर रही हूँ टर्म्स लिखने में। इसलिए यहाँ पर I1 की टर्म पहले, I2 की, यहाँ पर भी I1 की पहले, I2 की। तो इस तरीके से मेरी सेकेंड मेश इक्वेशंस लिखी गई। और आगे फिर सर्किट सॉल्व करने, और मैं I1 का वैल्यू निकाल रही हूँ, फिर इन दोनों इक्वेशंस को मैं सॉल्व कर दूंगी तो मुझे I1 I2 की वैल्यू मिल जाएगी। और I1 I2 की वैल्यू मिलते ही मैं इस सर्किट में कुछ भी पता कर सकती हूँ। अगर मुझसे कहा जाए इसमें से बहने वाला करंट, तो I1 बड़ा होगा तो I1 माइनस I2 बनेगा, I2 बड़ा होगा तो I2 माइनस I1 बनेगा। इसके अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप चाहिए तो R3 इंटू I2 कर देंगे। इसके अक्रॉस का पावर डिसिपेशन चाहिए तो I2 स्क्वायर R4 कर देंगे। कुछ भी, मैं सम्स में सारी चीजें हैंडल करूंगी और आप लोगों को समझ में आएगा। पर ये मेश इक्वेशन लिखने का तरीका होता है, बेसिक तरीका। फॉर्मूला बना दिया है, आप इसे रट लेना, और जितने भी लूप्स का बड़ा सर्किट हो आप सीधे फटाफट मेश इक्वेशन लिखते जाना। हाँ, उससे पहले आपको लूप करंट्स, मेश करंट्स एज्यूम करने पड़ेंगे। चलिए अब मैं जल्दी से आपको मेश इक्वेशन का फॉर्मूला डिफाइन कर देती हूँ। इक्वल टू तो लगेगा ही लगेगा, और ये उस लूप पर इक्वेशन लिखेंगे जिसको हम कंसिडर कर रहे हैं। जैसे अभी मैं फर्स्ट लूप पर मेश इक्वेशन लिखना चाहती हूँ तो मैं इसके लूप करंट को लूप करंट बोलूँगी, और नेबरिंग करंट्स को मैं नेबरिंग करंट्स ऐसा डिफाइन किया हुआ है। तो सबसे पहले मैं मेश इक्वेशन फर्स्ट लूप पर लिखना चाह रही हूँ, तो इक्वल टू के LHS में मैं चेकआउट करूँगी कि क्या इसमें कोई वोल्टेज सोर्स है, तो है, एक वोल्टेज सोर्स है। इस वोल्टेज सोर्स के पॉजिटिव पोलैरिटी से करंट निकल रहा है I1, तो मैं इसके साथ प्लस साइन लगा दूंगी। और अगर इसकी निगेटिव पोलैरिटी से करंट निकल रहा होगा तो मैं इसके साथ माइनस साइन लगा दूंगी। मैं एग्जांपल में भी समझाऊंगी और आगे बहुत सारे क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे, पर हर क्वेश्चन में मैं एक कुछ तो भी नया इंक्लूड करूंगी, और उस नए कंपोनेंट को या नए सर्किट को कैसे हैंडल करना है मेश इक्वेशन में वो बताऊंगी। अब इक्वल टू के उस तरफ लूप करंट, जिस लूप पर मेश इक्वेशन लिख रहे हैं उस लूप का लूप करंट लिख लीजिए, ठीक है। और साथ में ब्रैकेट में, ये ब्रैकेट में उन सारे रेजिस्टेंसेस का सम लिखिए जिसमें से ये लूप करंट बह रहा है। तो I1 किस किस में से बह रहा है? R1 से और R2 से। तो यहाँ ब्रैकेट में लिखूंगी R1 प्लस R2 और ब्रैकेट के बाहर मैं I1 लिख दूंगी। अब नेक्स्ट टर्म सारी नेबरिंग करंट्स की होगी। नेबरिंग करंट्स की होगी तो या तो प्लस साइन के साथ होगी या माइनस साइन के साथ होगी। और क्वांटिटी क्या लिखेंगे? नेबरिंग करंट इनटू सम ऑफ इंटरमीडिएट रेजिस्टेंसेस, मतलब जितने इंटरमीडिएट रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं उन सारे इंटरमीडिएट रेजिस्टेंसेस का आपको समेशन लिखना पड़ेगा। और साथ में यहाँ पे मैं नेबरिंग करंट I2 लिखूंगी, मतलब यहाँ पर मुझे इंटरमीडिएट रेजिस्टेंसेस में सिर्फ एक मिल रहा है तो मैं I2 इंटू R2 लिखूंगी, और उसके साथ मैं या तो प्लस साइन लगाऊंगी या माइनस साइन लगाऊंगी। इस पर डिपेंड करता है कि
मेरा जो लूप करंट जिस पर मैं अभी मेश इक्वेशन लिख रही हूँ उसके रिस्पेक्ट में नेबरिंग करंट की डायरेक्शन सेम है, इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस है कि अपोजिट है? अगर सेम है तो प्लस साइन, अपोजिट है तो माइनस साइन। तो ये पूरा स्टेटमेंट जो अभी मैंने बोला यहाँ लिखकर डिफाइन कर दिया। और यहाँ तो मैं 2 लूप्स की बात कर रही हूँ, और ज्यादा लूप्स होंगे तो और इन नेबरिंग करंट्स इनटू इंटरमीडिएट रेजिस्टेंसेस वगैरह ऐसे करके टर्म आएगी। तो मुझे यहाँ पर एक्चुअली समेशन लिखना चाहिए, समेशन ऑफ ऑल द नेबरिंग करंट्स इनटू इंटरमीडिएट रेजिस्टेंसेस ऐसे होगा। मतलब जितने लूप्स होंगे उन सारे लूप्स का आपको इसके साथ अगर कनेक्शन है तो ये टर्म आएगी, इसके साथ कनेक्शन नहीं है तो ये टर्म नहीं आएगी। आप इसको बिल्कुल आराम से देख के समझ सकते हैं और इस फॉर्मूले को फॉलो करके आप मेश इक्वेशन लगा सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया है वहां पर, उसमें अगर मैं फर्स्ट लूप पर मेश इक्वेशन लिखती हूँ तो मुझे इक्वल टू के एलएचएस साइड में v लिखना है, और ये v1 के साथ मुझे प्लस लगाना है कि माइनस लगाना है, इस पर डिपेंड करता है कि मेरा जो लूप करंट है, क्योंकि मैं मेश इक्वेशन फर्स्ट लूप पर लिख रही हूँ तो फर्स्ट इक्वेशन का लूप करंट इस v1 के पॉजिटिव पोलैरिटी से निकल रहा है कि निगेटिव पोलैरिटी से? तो पॉजिटिव से निकल रहा है तो प्लस v1 लिखूंगी। साथ में एक और वोल्टेज सोर्स दिख रहा है मुझे, तो इस वोल्टेज सोर्स की भी पॉजिटिव पोलैरिटी से मेरा I1 करंट निकल रहा है, तो मैं यहाँ पर भी प्लस V2 लिखूंगी। तो इक्वल टू के LHS साइड में मैंने सारे वोल्टेज सोर्सेस ले लिए हैं V1 प्लस V2, और दोनों के पॉजिटिव पोलैरिटी से I1 करंट निकल रहा है, इसलिए दोनों के सामने प्लस साइन होगा। अब I1 की टर्म आएगी, जिस मेश पर ये मेश इक्वेशन लिख रहे हैं उसका लूप करंट ले लीजिए और सारे रेजिस्टेंसेस जिसमें से वो बह रहा है सबका एडिशन ले लीजिए। तो ये किस में से बह रहा है? R1 और R2 से, तो R1 प्लस R2। अब साथ में मैं नेबरिंग करंट कौन सा वाला है? I2, उसके साथ प्लस साइन लगाऊं कि माइनस साइन लगाऊं, इस पर डिपेंड करता है कि R2 में I1 की डायरेक्शन ऊपर से नीचे है तो क्या I2 की भी डायरेक्शन ऊपर से नीचे? तो यस, मैं यहाँ पर क्या लगा दूंगी? प्लस, और साथ में रेजिस्टेंस R2 लिख दूंगी। ये मेरी फर्स्ट मेश इक्वेशन हो जाएगी। अब सेकेंड मेश इक्वेशन कैसे लिखूंगी? इस लूप पर लिखूंगी। इस लूप के पॉजिटिव पोलैरिटी से सोर्स के I2 करंट निकल रहा है तो प्लस V2। I2 करंट किस किस में से बह रहा है? R2 प्लस R3 प्लस R4 से बह रहा है, तो सबका एडिशन। और इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस में से पड़ोस वाला करंट I1 बह रहा है और I2 के रिस्पेक्ट में ऊपर से नीचे सेम डायरेक्शन में बह रहा है, तो यहाँ पर मैं इसके साथ प्लस ही साइन लगाऊंगी। इस तरीके से मैंने मेश इक्वेशन दोनों लूप्स के लिए लिख दी है। तो इस तरीके से आप मेश इक्वेशन का फॉर्मूला याद रखकर किसी भी सर्किट के लिए मेश इक्वेशंस लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना बताऊंगी और कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स भी दूंगी इन सर्किट्स को जल्दी सॉल्व करने की। तो उम्मीद है आपको मेरा ये आज का पढ़ाया हुआ पसंद आया होगा और मज़ा भी आया होगा। ये किसी भी नेटवर्क एनालिसिस में काम आ सकता है, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट में भी और नेटवर्क एनालिसिस सब्जेक्ट में भी जो थर्ड सेम में होता है, और आगे जाके इलेक्ट्रिकल के बच्चे पावर सिस्टम में, मशीन्स में, कहीं भी इन इक्वेशंस को लिख सकते हैं या सर्किट सॉल्व करने की नौबत आए तो मेश एनालिसिस से सर्किट सॉल्व कर सकते हैं। तो प्लीज़ अगर आज का वीडियो मेरा पसंद आया तो तुरंत लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।